आप अगर रेगुलर हो 6 से 8 घंटा आप रेगुलर पढ़ लो, आप पेपर निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। पर रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट है। जो 18-20 घंटे बोलते हैं उनसे बोलना खुद कितनी देर पढ़ाते हो भाई। एक आध इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर टीचर मैक्सिमम पढ़ाता है, क्लियर। तो मैक्सिमम पढ़ाकर भी 13 घंटे से ऊपर किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक, 13 घंटे से ऊपर किसी ने नहीं पढ़ाया। तो जब वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और इतने साल से पढ़ा रहा है, अगर वो सोया रहेगा तब भी वही लिखेगा, क्योंकि क्वार्टर के दिमाग में चल रहा होता है। टीचर के लेवल पे कोई एफर्ट नहीं होता। मैं ये कहूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टीचर के लेवल पे कोई एफर्ट नहीं है। 5 साल तक वही चीज़ तुम पढ़ाओगे, शायद मेरे से बेहतर पढ़ाओगे। ये टीचर के लेवल पे एफर्ट नहीं है, एफर्ट है बच्चे के लेवल पे। कि एक ही बच्चे को 12 टेक्निकल पढ़वा रहे हो, 10 नॉन टेक्निकल पढ़वा रहे हो, नंदी से जान बेचारा कितना कर लेगा। और टीचर को 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, वही रटा हुआ है, सोया रहेगा तब भी वही लिखता रहेगा। तो टीचर के लेवल पे कोई एफर्ट नहीं है, सारा एफर्ट है स्टूडेंट के लेवल पे कि एक ही बच्चे को सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन किए हो, ज़्यादा बेहतर है। समझ पाए कुछ बात? रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हो 6 से 8 घंटा 7 घंटा जो आपको टाइम मिल रहा है, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, इतना ही बहुत है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ समझ आ गया कि सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो, करना क्या है। सारे पेपर एक साथ नहीं निकल जाएंगे, उल्टा पुल्टा फॉर्म सब मत भर दिया करो। ऐसे फॉर्म भर दो जिनका सिलेबस 80% मैच कर जाए। यही सब डाउट रहते हैं दिमाग में हमेशा आपके। 80% सिलेबस मैच करता हो वो फॉर्म जरूर भर दो। पर कोई ऐसा एग्जाम जिसका सिलेबस एकदम उल्टा जा रहा है कि बीपीएससी में पढ़ रहे हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो ये सब पढ़ रहे हो, ये कुछ गेट में नहीं आएगा। ईएस का भी सिलेबस बदल चुका है, जीएस का, अब ये ईएस में भी नहीं आता। तो 10 ही महीने की तैयारी में तुम वो भी पढ़ लोगे, गेट ईएस अपने आप में इतना बड़ा सिलेबस है, ये भी कर लोगे, ये होगा नहीं। और वो भी एग्जाम चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। जिन लोगों ने पेपर दिए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो एग्जाम की तैयारी शुरू करो उसको 6 महीने 8 महीने का समय दो उसमें कमांड करने के लिए। और जब तुम्हारा वो टेक्निकल वगैरह तैयार हो जाएगा तब आगे जाके जो भी पेपर दोगे वो क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। पर जब तुम तैयारी अभी शुरू किए हो, 2 महीना पढ़े कोई टेक्निकल, फिर पढ़ने लगे पॉलिटी, फिर बायो पढ़ने लगे, फिर हिस्ट्री पढ़ने लगे, मतलब तुमने अपने टेक्निकल को टाइम ही नहीं दिया कि कमांड हो पाए। जब आप बिगिनर हैं 6 महीने 8 महीने 10 महीने कुछ समय टेक्निकल को दो। जब वो टेक्निकल पे तुम्हारा लेवल आ जाएगा, सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, तो आगे जाके बाकी एग्जाम में टेक्निकल अपने आप बनेगा। पर तुम गेट ईएस के लेवल पे तैयारी किए ही नहीं, टेक्निकल पे कमांड किए नहीं, फिर तुम एसएससी भी दे रहे हो, कुछ भी भरते जा रहे हो, वो भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है पूरी बात? तो गेट, ईएस और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, ये 3 पेपर ऐसे हैं जिनके लिए तुम्हें 8 मंथ से 10 मंथ की तैयारी चाहिए। ईएस का प्रीलिम्स, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईएस प्रीलिम्स, गेट और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, इन तीनों पेपर को 8 से 10 मंथ का टाइम चाहिए। एसएससी या स्टेट एग्जाम उनको चाहिए 4 मंथ का टाइम। इंजीनियर से ज़्यादा कैपेबल कोई होता नहीं। अगर कोई बीए बीकॉम वाला बच्चा होता तो मैं उसको कहता 7 मंथ, क्योंकि मैथ्स वगैरह का बैकग्राउंड उनका नहीं होता, एफडी मैथ वगैरह उनको नहीं आता, तो उनको 7 से 8 मंथ लग जाते हैं। पर इंजीनियर के लेवल पे क्योंकि मैथ्स एफडी में वो कंफर्टेबल होता है, आपको लगभग 4 महीने लगेंगे। इससे आपको अंदाजा लग गया कि कौन सा फॉर्म भरना है। अगर आप सोचो कि मैं बस कंडक्टर का फॉर्म भर दूं और मैं इंजीनियर हूं तो मैं ज़्यादा ही पेपर निकाल लूंगा, ट्राई करके देख लो, नहीं निकलेगा, वो भी नहीं निकलेगा। क्योंकि हर एग्जाम के लिए अप्रोच अलग है, सिलेबस अलग है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे, चाहे कितना ही सिंपल एग्जाम हो। अगर आप 4 महीने उस पेपर को दे सकते हो तो फॉर्म भरो। सबसे ज़्यादा गलती करते हो, सर किसी ने बता दिया अगले महीने पेपर आ रहा है, ये भी फॉर्म भर देता हूँ। और सबसे ज़्यादा गलती करते बिहार वाले बच्चे। मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, तो सारे फॉर्म भरते हो। तुम देखते ही नहीं हो कि हमें कौन सा पेपर देना है, मैं कौन सा ग्रेजुएट हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या है, और कन्फ्यूजन में टाइम रहता है, सही गाइडेंस मिल नहीं पाता। और कोचिंग मार्केट तो वैसे ही बिल्कुल कुकुर मुत्ते की तरह फैला हुआ है, हर चीज़ का एग्जाम अवेलेबल है, जो मर्जी फॉर्म, कंडक्टर का भी वैकेंसी चल रहा होगा। तो कोचिंग इंडस्ट्री बिजनेस है। मैं भले यहाँ इंस्टीट्यूट के लिए टाइप में पढ़ाने आया हूँ, पर वो प्योर बिजनेस है। कहने का मतलब मेरा ये, आप सिर्फ ये देखो आपको सूट क्या करता है। क्लियर है? अगर मुझे बिजनेस करना होता तो जहाँ पर मैं था वहाँ ठीक था, बिजनेस मेरी प्रायोरिटी नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई कुछ भी कहता रहा बिल्कुल मत मानो, जो तुम्हें सूट करता है उसको मानो। कभी भी कोई डिसीजन लेना हो, आंख बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम कितने कैपेबल हो। कोई बच्चा बेचारा बहुत वीक है, वो नहीं पढ़ पा रहा, उतनी मेहनत नहीं कर सकता, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और दिक्कत हो सकती है, और उसके ऊपर सिविल सर्विसेज पढ़ने लगा दिया गया।
सही व्यक्ति को सही काम दिया जाए तो आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि जबरदस्ती लादा जाए। और सोसाइटी को देख के प्रेशर मत लिया करो कि मेरे बगल में भैया आईएएस बन गए, शर्मा जी का लड़का नासा में चला गया। अरे जो चला गया वो चला गया, तुम अपना देखो। किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, हर कोई अपने आप में यूनिक है। अगर वो किसी और, जरूरी कि पढ़ाई ही दुनिया में एक चीज़ है करने के लिए, तुम किसी और काम में अच्छे हो सकते हो। जो चीज़ में तुम बेस्ट हो वही करो। आजकल अपॉर्चुनिटी खूब है, अगर तुम म्यूजिक तुम्हें पसंद है म्यूजिक में आगे जाओ, जिस काम में अच्छे हो वही करो। किसी का बर्डन नहीं लेना चाहिए। घर वाले कहेंगे कि पढ़ाई करो तब आगे बढ़ोगे। बहुत पढ़े लिखे लोग मैंने देखे कि उनकी महीने का खर्चा नहीं चल पाता है। एजुकेशन होना आपको रिच कर दे ऐसा भी नहीं है। एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, पर एजुकेशन हमेशा होना आपको अमीर बना दे ये भी गारंटी नहीं होती। तो एजुकेशन देखो, आपका जो फील्ड है, आप जिस एरिया में कंफर्टेबल हैं आप उसी में आगे बढ़ो। अगर वो पढ़ाई है तो पढ़ाई में आगे बढ़ो। कोई और क्षेत्र में स्पोर्ट्स है या कोई और चीज़ है उसमें अच्छा करिए आप, पर जिसमें करो परफेक्ट करो। वो काम चुनो जिसमें तुम 100% दे सकते हो। ऐसा नहीं कि दबाव में पढ़ाई चूज कर ली है, 3 महीने में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मैं तो क्रिकेट अच्छा खेलता था, फिर आ रहा क्रिकेट खेलता था, रणजी ट्रॉफी खेल लेता था। तो जिसमें अच्छे थे वही करो ना, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाओ। पढ़ाई में अच्छे हो तो पूरी 100% एनर्जी उसमें लगाओ। मतलब जिसमें तुम चूज करो वो 100% तुम्हारा उसी में होना चाहिए। ये बार बार कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जिसमें बेहतर हो 100% उसी में लगाओ। क्लियर पूरी बात। अब अगर पढ़ाई तुमने चूज किया तो पढ़ाई में कौन सा एग्जाम, क्या बनना चाहते हो? एसएससी है तो फिर एसएससी को 4 महीना चाहिए। 4 महीने से कम में कहोगे मैं अगले हफ्ते पेपर दे दूंगा, नहीं निकलेगा ऐसे। अच्छा खासा सिलेबस है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपका टारगेट गेटीएस है, सिविल सर्विसेज है, तो 8 से 10 महीने की तैयारी है। अब ये भी गलती मत कर देना कि सर मैं गेटीएस दे रहा हूँ और जून में सिविल सर्विसेज होगा वो भी दे देता हूँ। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि सिविल सर्विस इतना बड़ा सिलेबस है, आप गेटीएस आप वो भी कर लोगे। इतने डाउट बच्चे पूछते हैं कि सर गेट हो जाएगा जनवरी में, फिर मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। 4 नाव में चढ़ोगे मुंह के बल गिरोगे। 50 बार में इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर रखो करना क्या। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, बिगिनिंग कैसे होनी चाहिए। जो एग्जाम देना है उसका सिलेबस उठाओ, 2 दिन लगाओ उसको पूरा देखने में। फिर उसमें सिलेबस देखने के बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ तुम्हें इंटरेस्ट आता हो पढ़ने में, उनको मार्क कर लो। ये हो गई बिगनिंग, तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन बात हो गई। अब अगला पार्ट आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज। ईएस वाले कितने लोग हैं टारगेट है जिनका पेपर 1 ईएस, जीएस के लिए जो लोग परेशान हैं। बीपीएससी एसएससी वाला कितना क्राउड है? अच्छा मिक्स है सभी। कोई और भी एग्जाम इसके अलावा? कोई सिविल्स वाला है क्या इसमें? सिविल्स वाला तो कोई नहीं है, ठीक है। अब दोनों एग्जाम की बात करता हूँ मैं। सिविल्स के लिए किसी के दिमाग में हो तो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेंगे, या इसमें कोई है तो बताए सिविल सर्विस टारगेट हो किसी का तो। चलो मैं